हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आज का जो हमारा चैप्टर है 9th क्लास का 17th वाला चैप्टर, ओके। और ये पूरे कंप्लीट चैप्टर को यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से इस पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी का, ओके। अगर आप जाओगे फर्दर क्लासेस में, आप अगर 10th में देखोगे, 11th में देखोगे तो आपको बायोटेक्नोलॉजी के ऐसे बहुत सारे जो एडवांस है चीजें हैं वो आपको सीखने के लिए मिलेगी। लेकिन आज के चैप्टर में आपको सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है वो उसके बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर जो टॉपिक इंक्लूडेड होते हैं वो है टिश्यू, एनिमल टिश्यू एंड द प्लांट टिश्यू। ये दो टॉपिक है, ओके, टिश्यू के अंदर। उसके बाद एग्री टूरिज्म, ओके। एग्री टूरिज्म क्या होता है कि एग्रीकल्चर में अगर जो हम लोग टूरिज्म करते हैं, घूमते फिरते हैं, उसको हम लोग एग्री टूरिज्म बोलते हैं। एग्री बिजनेस यानी जो खेती से व्यापार होता है उसको हम लोग एग्री बिजनेस कहते हैं। और टिश्यू कल्चर यानी आज के टाइम पे हम लोग पहले तो टिश्यू कल्चर करना एक पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे हम लोग आसानी से क्या करते हैं, जो टिश्यू कल्चर है उसको हम लोग करते हैं और उस टिश्यू कल्चर के हिसाब से वो भी एक एज अ बिजनेस हम लोग उसका व्यापार करते हैं टिश्यू कल्चर का, ओके। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। टोटल आप देखिए 4 पॉइंट है जिसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हैं। और बेसिकली ये सारी चीजें, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी का, ओके। तो सबसे पहले आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली में है क्या। तभी आप क्या कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी का जो पूरा चैप्टर है आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ओके। तो हम लोग सबसे पहले इसका जो छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है बायोटेक्नोलॉजी का वो हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टिश्यू से, ओके। तो जो बायोटेक्नोलॉजी होती है इज अ प्रोसेस दैट यूज द एलिमेंट ऑफ बायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग टू मॉडिफाई एंड एनहांस देयर वेरियस प्रोसेस ऑफ लाइफ इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन, ओके। तो बायोटेक्नोलॉजी जिसमें बायोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यानी इंजीनियरिंग का, ये दोनों का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, प्लांट है या ह्यूमन है, उनके जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या करते हैं, एनहांस कर देते हैं, ओके। तो उसी को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, ओके। और इसमें बहुत सारे वेरियस टाइप के मॉडिफाई, जैसे अगर हम लोग अलग अलग चीजों के बारे में बात करें कि किस तरीके से हम लोग ह्यूमन के अंदर, एनिमल के अंदर ये सारी चीजें हम लोग किस तरीके से एनहांस कर सकते हैं, ओके। जैसे अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, ओके। तो इसके अंदर जो बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी में ये सारे चीजों का इस्तेमाल होता है, ओके। और इसके मदद से हम लोग ऐसे बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग ये भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि जो ह्यूमन को होने वाली जो बीमारियां है, डिजीजेस है, उसको हम लोग किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। या फिर जो क्रॉप होते हैं उनको दिया जाने वाला जो पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर है, उसको किस तरीके से एनहांस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ओके। अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है, यहाँ पे सबसे पहला हमारा पार्ट है यहाँ पे टिश्यू वाला, ओके। अभी आप बहुत सारे लोगों को टिश्यू के बारे में नहीं पता होगा कि एक्चुअली में जो टिश्यू होता है वो होता क्या है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ब्रीफ में नहीं जाएंगे टिश्यू के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आपको पूरा जो एक ये है वो आपको दिया है, ओके। तो यहाँ पे फिर भी हम लोग टिश्यू के बारे में अगर बात करें कि इन द केस ऑफ अमीबा लाइक यूनिसेल्युलर मॉलिक्यूल, ओके। तो अमीबा के बारे में आपने देखा होगा जिसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। अमीबा का कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो इस तरीके से होता है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ओके। और यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं, ओके। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसका कोई भी एक शेप नहीं होता है, ओके। और ये क्या है, यूनिसेल्युलर है, जिसके अंदर एक ही सेल होता है, ओके। तो ये आप ध्यान रखें, ओके। और ऑल फंक्शन आर परफॉर्म बाय द ऑर्गेनल्स ऑफ दैट सिंगल सेल, ओके। और ये जितने भी इसके फंक्शन है, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे ये डाइजेशन हो, वो सारी चीजें क्या करता है, एक सिंगल सेल के अंदर इसके अंदर परफॉर्म होती है, ओके। तो ये आप समझ गए होंगे। और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर मल्टीसेल्युलर। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कौन से आते हैं, जैसे आपका ह्यूमन बीन हो गया, ओके, ये हो गया। आपके एनिमल्स हो गए, तो ये आपके क्या है, मल्टीसेल्युलर्स हो गए। उसके बाद आपके जितने भी बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे आपके एक्वेटिक हो, ओके, ये आपके क्या है, आपके एक्वेटिक भी अगर आप कंसिडर करो तो वो भी शायद मल्टीसेल्युलर है सारे के सारे, ओके। लेकिन अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सारे क्या है, यूनिसेल्युलर है।
और यूनिसेल्यूलर में जितना भी उनका बॉडी फंक्शन होता है वो एक ही सेल के ऊपर, सिंगल सेल के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन अगर हम लोग मल्टी सेल्यूलर के बारे में बात करें तो इसके अंदर हर एक प्रोसेस के लिए एक अलग क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं हर एक प्रोसेस के लिए, चाहे खाना खाना हो, डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, ये सारी चीजों के लिए क्या होते हैं, अलग अलग उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो काम करते हैं। ओके, और ये क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स कम टुगेदर सो एज टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शन ऑफ द बॉडी। ओके, तो ये सारी चीजें आपको किसके अंदर देखने के लिए मिलती है, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की वजह से। ओके, तो यहां तक आपको टिश्यू के दो जो टाइप है, मल्टी सेलुलर और यूनिसेल्युलर, वो दोनों चीजों के बारे में आपको पता चल गया होगा। ओके, तो यहाँ पे दो टाइप आपने पहला देखा यहाँ पे यूनिसेल्युलर। ओके, तो आप क्या करें यहाँ पे नोट करते जाए, और दूसरा आपका देखा आपने मल्टी सेलुलर। ओके, तो ये दो चीजें आपको क्या करनी है, नोट करते जानी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए अगर आप रिवीजन करते टाइम। ओके, उसके बाद एज यू फेमिलियर विद द सीक्वेंस लेटर। ओके, तो सीक्वेंस लेटर में आपने देखा होगा कि हम लोग किस तरीके से आप सीक्वेंसिंग करते हैं। सबसे पहले आपका लेटर होता है, उसके बाद वर्ड होता है, सेंटेंस होता है, फिर लेसन होता है, फिर टेक्स्ट बुक बनता है। ओके, हम लोग डायरेक्ट टेक्स्ट बुक नहीं बनाते हैं, पहले हम लोग लेटर फॉर्म करते हैं, लेटर के बाद वर्ड फॉर्म होता है। ओके, जैसे अगर हम लोग को अगर एप्पल लिखना हो तो सबसे पहले लेटर में क्या आएगा, सबसे पहले लेटर में आएगा ए, फिर पी, फिर एल, फिर ई। तो इस तरीके से आपके जो 5 लेटर मिलके एक वर्ड बनता है। ओके, और एप्पल से हम लोग क्या बना सकते हैं, कोई भी एक सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, उसके ऊपर एप्पल के ऊपर एक स्टोरी लिख के लेसन फॉर्म कर सकते हैं, और उस लेसन को ऐसे बहुत सारे लेसन प्रिपेयर करके हम लोग उसको एस कैप्ट करके कहाँ रख सकते हैं, टेक्स्ट बुक फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो ये आप समझ सकते हैं। उसी तरीके का जो फंक्शन है वो आपको टिश्यू के अंदर देखने के लिए मिलता है। पहले वो यूनिसेल्युलर टिश्यू फॉर्म करता है, देन उसके बाद वो धीरे धीरे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर हो जाते हैं, और इस तरीके से एक जो कंप्लीट बॉडी है ह्यूमन बीइंग की, एनिमल की, वो क्या होती है, फॉर्म होती है। ओके, सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉलो अ डिफाइंड hierarchy. You have to already study the cells and the cells organelles in the hierarchy. Okay, तो ये आपने यहाँ पे देखा कि उसी तरीके से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओके, वो सेम तरह की हायरार्की को फॉलो करते हैं। ओके, a group of cell having the same origin, same structure and same function is called the tissue. Okay, और टिश्यू का काम क्या होता है, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो फंक्शन है वो सेम होता है। ओके, और मिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये आप मानते हैं कि अगर आप एक ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग के अंदर आपको मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर आपको मिलियंस ऑफ सेल्स देखने के लिए मिलते हैं। मिलियंस ऑफ सेल्स क्या होते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, और दीज सेल्स आर डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट ग्रुप, ऑफ ईच ग्रुप परफॉर्म अ डिफिनाइट फंक्शन। ओके, ये आप मानते हो। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे ले ले कि अगर कॉन्ट्रैक्शन हो, रिलैक्सेशन ऑफ मसल हो, ये सारी चीजें कहाँ पे होती है, आपके मल्टी सेलुलर फंक्शन है। ओके, तो ये आप यहाँ पे इंटरकनेक्टेड कर सकते हो कि जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनके अंदर हर एक पार्ट के फंक्शन के लिए अलग अलग क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं। ओके, कंडक्टिंग द टिश्यू इन द प्लांट ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड फूड टू इट्स पार्ट्स। ओके, तो अगर हम लोग प्लांट को कंसीडर करें तो प्लांट के अंदर भी आपको अलग अलग जो सेल्स है वो देखने के लिए मिलते हैं, जो यहाँ से क्या करते हैं, जो वाटर है वो पूरे प्लांट को सर्कुलेट करते हैं, और जो भी सनलाइट की मदद से, सनलाइट की मदद से ये जो फूड प्रिपेयर करता है, वो फूड क्या करता है, ऑल ओवर द जो एरिया है इसका प्लांट का, वो क्या करता है, उसके अंदर सर्कुलेट करता है। और ये सारी चीजें होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही। ओके, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। ओके, तो आई होप आपको ये जो टिश्यू वाला पूरा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर टाइप ऑफ टिश्यू देखें, ओके, तो अलग अलग कौन कौन से टाइप के टिश्यू है। जैसे अगर सिंपल टिश्यू की बात करें, यानी एक टिश्यू, तो सिंपल टिश्यू क्या होते हैं, मेड अप ऑफ द ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। ओके, जिसमें एपिथेलियल टिश्यू है ऑफ एनिमल्स, ओके, मेरिस्टेमिक टिश्यू ऑफ प्लांट। ओके, तो ये सारी चीजें क्या है, सिंपल टिश्यू है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स टिश्यू में बात करें तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जैसे ये मेडअप ऑफ क्या होते हैं, वन टाइप ऑफ सेल्स। ओके, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, जिसमें आपका ब्लड्स ऑफ एनिमल्स हो गया, जाइलम हो गया, फ्लेम हो गया और प्लांट हो गया। तो ये सारी चीजें क्या होती है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर आती है। तो ये आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप एक क्वेश्चन को देखें, ओके, कभी कभी क्या होता है कि आपके जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो क्वेश्चन पूछे होते हैं ना,
वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि इससे आपके माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें क्या होती है अचानक से क्लिक हो जाती है, यानी जो आप चीजें नहीं जानना चाहते हैं वो भी चीजें आप जानने के लिए क्या हो जाते हैं, इंटरेस्टेड हो जाते हैं। इसके लिए जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है इन द टेक्स्ट बुक, ओके, आप उसको गो थ्रू करें, आप उसको आंसर जानने की कोशिश करें। ओके, जैसे आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर द सेम। ओके, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, एक यहाँ पे आप ये इंसान है हमारा, ओके, और ये हमारा क्या है, प्लांट है, तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, दोनों का फंक्शन सेम है क्या? बिल्कुल नहीं। ये अपने फंक्शन के लिए बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ओके, एज अ ह्यूमन बीइंग प्लांट अपनी तरीके से क्या करते हैं, पूरे बॉडी को फंक्शन करते हैं। ओके, और दोनों के स्ट्रक्चर में, दोनों के यहाँ पे फंक्शन में क्या है, बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे उसका अगर आप बात करें कि प्लांट बीइंग द सेडेंटरी, मोस्ट ऑफ देयर टिश्यू आर ऑफ द टाइप दैट गिव द सपोर्ट। ओके, तो यहाँ पे प्लांट के अंदर जो जितना आप यहाँ पे नीचे वाला वो स्टेम वाला आप पार्ट देखते हो, वो पूरा एक क्या होता है, एक सपोर्ट के लिए होता है, जो पूरे वैनेकी को, यानी पूरे जितने भी पत्ते वहां पे निकले होते हैं, जितने भी छोटे छोटे जो डालियां निकलती हो, उसको हम लोग वैनेकी बोलते हैं। ओके, उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। ओके, देयर आर द डेड सेल इन द सम टिश्यू एंड दिस डू नॉट नीड मच अटेंशन। ओके, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे डेड सेल, यानी बहुत सारे ऐसे सूखे हुए आपने जो छोटी छोटी स्टेम्स देखे होंगे, ओके, छोटे छोटे यहाँ पे जो डालियां देखी होगी, जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं देते हैं। और ग्रोथ ऑफ द प्लांट ऑकर इन द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ देयर बॉडी वेयर द टिश्यू कंटेन द डिवाइडिंग सेल। और अगर हम बात करें किसी प्लांट के बारे में, तो जो प्लांट होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर प्लांट आप ले लो, वो पूरा प्लांट क्या होता है कि एंटायर लाइफ तक क्या होता है, वो बढ़ते रहता है। ओके, तो आप इस बात को ध्यान रखें कि अगर आप कोई भी प्लांट लेते हो, वो पूरी लाइफ क्या करता है, बढ़ता है। ओके, तो इस चीज को हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि एज एनिमल हैव द मोर प्लेस टू प्लेस इन द सर्च ऑफ फूड। ओके, और एनिमल क्या होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आपने उसको जाते हुए देखा है। ओके, फॉर सर्चिंग ऑफ फूड, यानी अगर हम लोग को अपनी लाइफ को बेहतर करना है, तो इंसान क्या करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो शिफ्ट होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, क्योंकि वो सर्चिंग ऑफ प्लेस टू प्लेस ये क्यों होता है, फूड के लिए, शेल्टर के लिए और अपने पार्टनर्स के लिए। ये सारी चीजें क्या करता है, एक एनिमल करता है और ह्यूमन बीइंग करता है। ओके, और देयर एनर्जी नीड्स आर ग्रेटर, ओके, एज कंपेयर टू आपका प्लांट कंपैरिजन में, क्योंकि प्लांट को एक ही जगह पे रहना है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि एज अ ह्यूमन बीइंग, तो एज अ ह्यूमन बीइंग उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, उसको बहुत सारे फंक्शन करने होते हैं, बहुत सारी चीजें उसको ऑल ओवर डे करनी होती है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, बहुत ज्यादा सेल्स का उसके अंदर काम लगेगा। इसके लिए उसका जो सेल्स काउंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्लांट के मुकाबले। ओके, तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि आप आसानी से प्लांट और एनिमल के अंदर बता सकते हो कि किसके अंदर जो सेल काउंट है वो ज्यादा होता है और किसके अंदर सेल काउंट है वो कम होता है। ओके, और यूनिफॉर्म ग्रोथ ऑकर थ्रू आउट द बॉडी ऑफ एन एनिमल एंड दे डू नॉट हैव द डिफरेंट डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग टिश्यू। ओके, तो एनिमल के अंदर आपको किसी तरीके का जो डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग टिश्यू आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। उसके अगर आपके इंसान के अगर आप एक बार हाथ कट जाए, तो हाथ कटने के बाद वो कभी भी रीजनरेट नहीं होते हैं। लेकिन प्लांट में ऐसी मतलब ऐसा एक ये होता है, उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि अगर आप किसी प्लांट की ये तोड़ दो, उसके स्टेम को तोड़ दो, बार को तोड़ दो, तो उसके बाद भी क्या होते हैं, वो वहां से दूसरा एक नया स्टेम निकल आता है, बार्क निकल आता है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको एनिमल में नहीं देखने के लिए मिलती है, प्लांट में आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है डिवाइडिंग वाली। ओके, दिस मीन्स दैट प्लांट एंड एनिमल हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू एंड परफॉर्मिंग द नेसेसरी फंक्शन। ओके, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे हमने जैसे बताया कि दोनों के अंदर आपका जो उसका स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, वो दोनों में बिल्कुल भी सिमिलरिटीज नहीं है। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखें एनिमल टिश्यू के बारे में। ओके, तो कौन कौन से एनिमल टिश्यू होते हैं, ये सारी चीजें भी आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एनिमल टिश्यू के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से जो सबसे पहले अगर आपको ये पता होना चाहिए कि टिश्यू का फंक्शन क्या होता है। ओके,
उसके बाद यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो टिश्यू होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी। ओके, उसके बाद यहाँ पे एनिमल टिश्यू देखेंगे। एनिमल टिश्यू में क्या होता है कि वाई वी कैन नॉट सी आवर ऑर्गन्स लाइक द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड इंटेस्टाइन। तो ये आपने कभी सोचा है कि जिस तरीके से अगर हम लोग प्लांट को देखें तो प्लांट के हम लोग बार को देख सकते हैं, उसके लीव्स को देख सकते हैं, फ्लावर को देख सकते हैं, फ्रूट को देख सकते हैं, ऑलमोस्ट एवरी मतलब हर एक पार्ट को हम लोग क्या देख सकते हैं, प्लांट के अंदर देख सकते हैं। ओके, लेकिन अगर हम लोग बात करें एनिमल टिश्यू के अंदर, तो एनिमल टिश्यू के अंदर कभी आपने सोचा है कि हम लोग अपने हार्ट को नहीं देख सकते, ब्लड वेसल को नहीं देख सकते, इंटेस्टाइन को हम लोग नहीं देख सकते? तो ऐसा क्यों होता है कि इन द बॉडी ऑफ एनिमल डिफरेंट ऑर्गन्स कम टुगेदर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। ओके, तो अगर एक फंक्शन को अगर हमारे बॉडी के अंदर परफॉर्म करना है तो उसके लिए बहुत सारे ऑर्गन लगते हैं। जैसे सपोज मैं एग्जांपल देता हूं। ओके, तो अगर हम लोग सिंपल सा अगर हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, ओके, तो ये सारी चीजों के लिए सबसे पहले तो आपका माउथ लगता है। ओके, माउथ के बाद आपका जो ये है आपका नेक है, नेक यानी गला है आपका, वो लगता है। उसके बाद आपके लंग्स लगते हैं। ओके, लंग्स के बाद ये सारी चीजों के बाद आपका स्टमक लगता है हवा को अंदर लेने के लिए। ओके, तो ये सारी चीजें क्या होती है, एक ही फंक्शन के लिए सब चीजें इसमें मतलब इंक्लूडेड होती है। ओके, लेकिन ऐसा आपको प्लांट के अंदर नहीं देखने के लिए मिलता है। ओके, organs like the lungs and the trachea will help to the concentration and relaxation of some muscle, bring about the function of respiration. ओके, तो ये आप अच्छे से समझ गए कि अगर आपको रेस्पिरेशन करना है, ओके, तो रेस्पिरेशन के लिए आपको लंग्स लगे, लंग्स की जरूरत होती है, ट्रैकिया की जरूरत होती है यानी श्वास नली की। ओके, उसके बाद डिफरेंट टिश्यू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन इन द ऑर्गन्स अकॉर्डिंगली टिश्यू आर क्लासिफाई इनटू द डिफरेंट टाइप। ओके, तो कौन कौन से टिश्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के यहाँ पे टिश्यू को ये किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। जैसे मस्कुलर टिश्यू। ओके, मस्कुलर टिश्यू का काम क्या होता है, ये एक मसल जो आउटर कवरिंग प्रोवाइड करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, उसके लिए होता है। कनेक्टिंग टिश्यू यानी ये कनेक्शन एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू के अंदर क्या करते हैं, ये कनेक्शन करते हैं। नर्वस टिश्यू यानी ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव टिश्यू होने के कारण जो भी चीजें इसके अंदर हैपन हो रही है, ओके, वो तुरंत इसमें क्लिक होती है और यहाँ से क्लिक होने के बाद ये तुरंत क्या करता है, ब्रेन को ये सिग्नल देता है कि आपके स्टमक में, आपके हार्ट के अंदर क्या चीजें परफॉर्म हो रही है, क्या चीजें उसके अंदर फंक्शन में है, वो सारी चीजें ही बताता है। ओके, उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं, एज यहाँ पे ये पूरे कवरिंग, इनर कवरिंग को क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव करते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे जान सकते हैं कि इन चीजों का क्या क्या फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पे मैंने बहुत कम ब्रीफ में बताया है, लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना है तो आगे इसके डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली में मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, नर्वस टिश्यू क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं। ओके, तो ये जितने भी टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू है, ये एनिमल टिश्यू को हम लोग बहुत ब्रीफ में क्या करते हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, और देयर आर द 4 मेन टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, जैसे एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिंग टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया और नर्वस टिश्यू हो गया। ओके, तो ये चारों टिश्यू के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे उससे पहले एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। ओके, ये हमारे पास एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये सारी चीजें आप पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सारी चीजों को अगर आप पढ़ते हो तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है साइंस में। ओके, जैसे ब्लड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू। ओके, इट्स सर्कुलेट इन आवर बॉडी फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर and transport different material. For example, it transport oxygen and nutrient to all cells in the body. Similarly, it transport the waste material generated all over the body to the kidney for the extraction. Okay, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि एक जो सिंपल सा एक ब्लड सेल्स होता है उसका कितना ज्यादा फंक्शन है। सबसे पहले उसका फंक्शन क्या है, यहाँ पे देखो कि वो जो ब्लड होता है, ब्लड क्या होता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सर्कुलेट होता है और वहां पे जितने भी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद क्या करता है, किडनी को ट्रांसफर करता है और किडनी क्या करती है, उसको उसके बाद उसका एक्सट्रैक्शन होता है और वहां से जो भी अनवांटेड चीजें होती हैं वो आपके यूटेरस से बाहर निकाल दी जाती है। ओके, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देखते हैं एज अ ब्लड के रूप में। ओके,
उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑब्जर्वेशन दिया है, आप ये ऑब्जर्वेशन अपने घर पे भी कर सकते हैं या आपके जो लैब है लेबोरेटरी में भी ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें भी आपको नोट करके रखनी है जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दिए जाते हैं कि ऑब्जर्व द स्किन ऑफ द बैक ऑफ योर हैंड एंड विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस डू यू सी द क्लोजली अटैच स्क्वेरिस एंड द पेंटागोनल शेप। ओके, तो अगर सपोज ये आपका हाथ है, ओके, ये आपका हाथ है, ओके, तो ये आपके हाथ में आप क्या करो, ये जो पीछे यहाँ पे ये होती है क्यूनी बोलते हैं हम लोग, उसके पीछे आप स्किन को देखो। ओके, यहाँ पे ये स्किन को अगर आप चेक करो और इस स्किन को आप मैग्नीफाइंग लेंस से देखो, वहां पे आपको ऐसे स्क्वायर टाइप में आपको जो बॉक्सेस है वो आपको दिखाई देंगे, आपको बहुत छोटे छोटे। आप इसको नेकेड आई से भी देख सकते हो अगर आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्वेशन आपका बहुत अच्छा है तो ओके, आप इसको क्या कर सकते हो, अपने नेकेड आई से भी इसको देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपने देख लिया इस तरीके से जो आपको स्क्वेरिश टाइप में आपको जो पेंटागोनल शेप है आपको वहां पे देखने के लिए मिलता है। ओके, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। ओके, तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने जो टिश्यू है, टिश्यू के अंदर क्या क्या चीजें यहाँ पे हमने देखी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से एपिथेलियल टिश्यू काम करता है, वो एक्चुअली में होता क्या है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो एपिथेलियम टिश्यू है उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एपिथेलियम टिश्यू को स्टार्ट करें उससे पहले हम लोग बता दें कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वन ऑफ द 4 मेजर टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। ओके, एंड इट इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स एंड द बॉडी कैविटीज एज वेल एज द स्किन। ओके, तो स्किन के ऊपर जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था, ये वाला एग्जाम्पल आप देख सकते हो, इसके लिए हमने कहा था कि आपको ऐसे जो एग्जाम्पल दिए होते हैं, ऑब्जर्वेशन दिए होते हैं, वो आपको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ऐसे ऑब्जर्वेशन, ऐसे एग्जाम्पल के अंदर आपको बहुत सारी चीजें क्या करती हैं, सीखने के लिए मिलती है। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप चेक करो तो इसके एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पे होते हैं, आपके बॉडी कैविटी के ऊपर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके, तो आपके एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ होते हैं, वो होते हैं आपके बॉडी कैविटी के ऊपर। ओके, उसके बाद ये आपके स्किन के ऊपर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, उसके बाद आप उसके ऊपर जितने भी बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं, ओके, ऑर्गन्स में भी आपको जो एपिथेलियल टिश्यू है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, उसके बाद ये एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है वो हम लोग देखते हैं। ओके, तो जो एपिथेलियल टिश्यू है वो एक प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ओके, एपिथेलियल टिश्यू का जो मेन काम होता है वो प्रोटेक्शन होता है, ऑब्जर्वेशन, एब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रेशन होता है और सेंसरी रिसेप्शन होता है। ओके, ये 4 मेन फंक्शन होते हैं आपके एपिथेलियल टिश्यू के। सबसे पहले अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो जो एपिथेलियल टिश्यू है वो आपके कवरिंग को, आपके स्किन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, आपके इनर मसल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, और ये प्रोटेक्ट करता है उनके डैमेज से। ओके, आप समझ सकते हैं कि आपके प्रोटेक्टिव कवरिंग इन द एनिमल बॉडी इज कॉल्ड द एपिथेलियल टिश्यू। ओके, और सेल्स इन दिस टिश्यू आर क्लोजली पैक्ड एंड हेंस द कंटिन्यूअस लेयर, और एनी मटेरियल दैट एंटर द बॉडी फर्स्ट एनकाउंटर एपिथेलियल टिश्यू। अगर कोई भी चीज अगर आपके बॉडी के अंदर जानी है तो सबसे पहले वो एपिथेलियल टिश्यू से होकर जाती है, और एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, उस चीज को अंदर जाने के लिए वो आपके एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह क्या करता है, काम करता है। ओके, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करें कि अगर सपोज ये आपका स्किन है। ओके, तो अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, सपोज ये आपकी क्या है, स्किन है। ओके, स्किन है और स्किन के ऊपर आपका क्या है, यहाँ पे आपका एक कवरिंग है। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे। ओके, और इस कवरिंग में यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग तो अभी नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग जिस टिश्यू की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो टिश्यू है वो एपिथेलियल टिश्यू है। ओके, और एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है कि अगर आपके पास ये, अगर सपोज ये एक
पर्टिकुलर किसी भी इंसान की बॉडी है तो बॉडी के ऊपर जो स्किन होती है ना, वो ऊपर वाली लेयरिंग जिससे हम लोग को प्रोटेक्शन मिलती है, आप अंदर के जो भी मसल सेल्स होते हैं उनको, तो वो एपिथेलियल टिश्यू होता है जो आपके बॉडी को चारों तरफ से एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करता है। ओके, और यहाँ पे अगर हम लोग एक एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, दैट कवर द सरफेस ऑफ ऑर्गन, ओके, लाइन कैविटी एंड द डक्ट एंड द फॉर्म द ग्लैंड। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द एपिथेलियम टिश्यू, तो ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक सबसे मेन पॉइंट है प्रोटेक्टिव कवरिंग का। ओके, तो आप इसको एक नोट कर ले। in the animal body are called the epithelial tissue. Okay, cell in this tissue are closely packed and form the continuous layer. ये भी एक यहाँ पे आप मैं बता देता हूँ कि किस तरह से ये लेयर फॉर्म करता है। सपोज ये आपकी क्या है, एक स्किन है। ओके, ये आपकी एक इनर स्किन है। ओके, और इनर स्किन के ऊपर क्या करता है, जो एपिथेलियम टिश्यू होता है उस तरह से एक जो लेयर है वो फॉर्म करता है। ओके, और ये लेयर क्या होती है, जो आपकी स्किन होती है इनसाइड वाली बॉडी की, उससे थोड़ी सी मोटी होती है और ये आपके जो इनसाइड स्किन है उसको आप प्रोटेक्ट करती है। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा कि किस तरीके से हमारी जो स्किन होती है वो प्रोटेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। ओके, और एनी मटेरियल दैट एंटर द बॉडी, अगर कोई भी सपोज अगर मटेरियल है, सपोज अगर हम लोग यहाँ पे एक इंजेक्शन लेते हैं, अगर इसको बॉडी के एंटर करते हैं तो सबसे पहले ये कहाँ पे जाती है, ये सबसे जाती है एपिथेलियम टिश्यू के ऊपर। ओके, और फिर यहाँ से एपिथेलियम टिश्यू से होकर वो अंदर के जो सेल्स हैं उसको वहां तक वो जाती है। ओके, उसके बाद अंडरलाइंग टिश्यू बाय द फाइब्रस मेम्ब्रेन, द स्किन, मस्कुलर लेयर ऑफ द माउथ कैविटी, इनर सरफेस ऑफ द ब्लड वेसल्स, walls of the alveoli etc are made up of the epithelium cavity। ओके, तो यहाँ पे हमने बता दिया कि जो हमारा एपिथेलियम कैविटी है वो कैसे कैसे बना है। ओके, यहाँ पे उसके कुछ टाइप्स भी दिए हैं, उस टाइप्स को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली में आपके जो अलग अलग टाइप के एपिथेलियल टिश्यू है वहां पे आप देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पे जो आपको टाइप दिया है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहला टाइप दिया है स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके, तो स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में जो स्क्वैमस एपिथेलियम है वो एपिथेलियम क्या होता है, कैसे होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इसका डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे एपिथेलियम स्क्वैमस एपिथेलियम का, तो ये कैसा डायग्राम है, फ्लैट। ओके, तो स्क्वैमस एपिथेलियम इज द टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू दैट इज कंपोज ऑफ फ्लैट, ओके, स्केल सेल्स अरेंज इन द सिंगल लेयर। ओके, तो जो भी इसके जो सेल्स होते हैं वो कैसे सिंगल लेयर में अरेंज होते हैं इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से क्या होते हैं, वो सिंगल लेयर में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से जो स्क्वैमस एपिथेलियम होता है वो किस तरीके से अरेंज होता है। ओके, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि जो स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं वो बेसिकली कंपोज ऑफ फ्लैट स्केल लाइक सेल्स अरेंज इन द सिंगल लेयर एंड उसके अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जैसे अगर उसके शेप की बात करें तो शेप हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इसका जो शेप है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैट। ओके, और फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर विद द फ्लेंटेड न्यूक्लियस। ओके, यहाँ पे आपको अलग अलग छोटे छोटे जो न्यूक्लियस है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, ये क्या है, सारे फ्लेटेड न्यूक्लियस है। ओके, ये हो गया। उसके बाद अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इसके फंक्शन में भी इसका जो मेन इंपॉर्टेंट है कि जो स्क्वैमस एपिथेलियम है इज फाउंड इन द एरिया वेयर देयर इज अ नीड ऑफ रैपिड डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन। तो इसका जो बेसिकली हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, जैसे अगर हमारे बॉडी में अगर कोई चीज हमें भेजनी है, ट्रांसपोर्ट करनी है, तो वहां पे जो स्क्वैमस एपिथेलियम है वो वहां पे क्या करता है, एक मेन रोल प्ले करता है। ओके, उसके बाद अगर इसके टाइप की बात करें स्क्वैमस एपिथेलियम की, तो यहाँ पे इसके टाइप्स में भी अगर हम लोग बात करें तो ये क्लासिफाई एज द सिंपल और स्ट्रैटिफाइड। ओके, दो तरह के स्क्वैमस एपिथेलियम आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद ये लोकेशन की बात करें कि ये कहाँ पे ज्यादातर फाउंड होता है, तो ऑइसोफेगस, ब्लड वेसल एंड एल्वोले, तो ये तीन जगहों पे आपको जो स्क्वैमस एपिथेलियम है वो लार्ज अमाउंट में आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि ये तीन फ्लैट सेल्स विद द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, और सेलेक्टिव फंक्शन क्या है इसका, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। तो ये तीनों जो पॉइंट्स है आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं विद इंक्लूडिंग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके, उसके बाद सेकंड वाला यहाँ पे अगर देखें
ये हमारा सेकेंड टाइप है, ओके। और स्ट्रैटिस्फाइड एपिथेलियम, तो स्ट्रैटिस्फाइड एपिथेलियम क्या है, ये भी एक टाइप है एपिथेलियल टिश्यू का, ओके। लेकिन दैट इज कंपोज ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो स्क्वामस एपिथेलियम है ये सिंगल लेयर है, लेकिन स्ट्रैटिस्फाइड एपिथेलियम में क्या है, ऐसे बहुत सारे जो लेयर्स होते हैं इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं, ओके। तो ये क्या है, मल्टी लेयर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टी लेयर। तो ये आपको ध्यान रखने कि ये मल्टी लेयर है। और अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन यहाँ पे आउटर लेयर ऑफ स्किन, तो ये हमारे आउटर लेयर ऑफ स्किन के ऊपर पाया जाता है, ओके। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो मेनी लेयर्स ऑफ सेल, इसके अंदर बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ओके। इसके अगर शेप की बात करें तो इसका जो शेप होता है अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम डिटरमाइन इट्स क्लासिफिकेशन, ओके। और ये एक फ्लैट और स्केल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपको स्क्वामस एपिथेलियम में दिख रहा है। लेकिन स्क्वामस एपिथेलियम में क्या है, सिंगल है, ओके। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे मेनी ऐसे लेयर हैं, मेनी लेयर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। और ये आपको सिंगल लेयर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, लेकिन दोनों में जो स्ट्रक्चर है वो दोनों स्ट्रक्चर सिमिलर है, ओके। तो ये आप ध्यान रखें। फंक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इसका जो मेन फंक्शन है, जैसे स्किन और द लाइनिंग ऑफ द माउथ, इट प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट द फिजिकल डैमेज एज वेल एज द अगेंस्ट द इन्वर्जन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। तो ये स्ट्रैटिस्फाइड एपिथेलियम का मेन यूज होता है, ये आउटर कवरिंग लेयर की तरह काम करता है और प्रिवेंटेशन ऑफ वेयरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड प्रोटेक्टिंग ऑफ ऑर्गन्स, ओके। तो ये जो 3 पॉइंट है यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गए होंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर थर्ड पॉइंट हम लोग देखें तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, ओके। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी एक तरह का क्या है, हमारा ये एपिथेलियम टिश्यू है, ओके। बट इट फॉर्म ग्लैंड एंड इट स्पेशलाइज फॉर द सिक्रेशन। तो इसका जो मेन यूज होता है वो मेन यूज किसके लिए होता है, यहाँ पे सिक्रेशन के लिए, ओके। तो आप यह ध्यान रखें कि इसका जो मेन यूज होता है वो सिक्रेशन के लिए यूज होता है। अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये आपको बॉडी के अंदर कहाँ मिलेगा, इनर लेयर ऑफ द स्किन, यानी आपकी अगर ये पर्टिकुलर स्किन है तो स्किन के नीचे जो आपको एक छोटी सी स्किन दिखती है वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है, ओके। ये सेम स्किन के जैसा ही होता है, लेकिन ये बहुत ही पतला होता है, आपको इसके अंदर बहुत ये सेंसिटिव होता है, ओके। तो ये आप आसानी से समझ जाओगे। अगर आपको कभी चोट लगती है तो सबसे पहले आपको ग्लैंडुलर एपिथेलियम है वो स्किन आती है, देन उसके बाद आपको स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू आती है, ओके। उसके बाद फिर आपको स्क्वामस एपिथेलियम ये टिश्यू आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आप इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इट्स कंटेन द वेसल पैक विद द सेक्रेटरी मटेरियल, ओके। तो इसके अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड आर द कंपोज ऑफ द डक्ट एंड द सेक्रेटरी यूनिट, ओके। व्हाइल द एंडोक्राइन ग्लैंड डक्ट आर सिक्रेटेड देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ओके। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने डिस्कस किया। अगर इसके फंक्शन के बारे में हम लोग देखें तो सिक्रेशन ऑफ स्वेट, ओके। जो आपके बॉडी से जो पसीना निकलता है उसके लिए आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम काम करता है, ओके। ऑयल, उसके बाद म्यूकस, ये सारी चीजों के लिए आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी के अंदर, ओके। तो आई होप आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में जो आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम है वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से वर्क करता है बॉडी के अंदर, ओके। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ टाइप यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्लोमिनल एपिथेलियम है, ओके। तो ये क्लोमुलर एपिथेलियम का यह बेसिकली इस्तेमाल कहाँ पे होता है ये हम सबसे पहले देखते हैं, ओके। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर किस तरह से है, कॉलम लाइक, ओके, टॉल सेल। तो यानी इस तरीके से आपको ये तो पूरा एक बेस आपको मिल रहा है, लेकिन आपको जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है, ओके। यानी कॉलम जैसा, जैसे कॉलम्स होते हैं ना, आपने देखे होंगे कॉलम, उस तरीके से आपको इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है, ओके। upper free face where hold made up of these cells and place of absorption। तो इसका जो मेन काम होता है वो काम होता है डाइजेशन का, ओके। जिसमें आपको अलग अलग जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट, ओके। तो ये जो 2-3 फंक्शन है सबसे मेन कॉलमुलर एपिथेलियम के, वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ओके। और इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें या फिर इसके लोकेशन की बात करें तो ये बॉडी के अंदर कहाँ मिलता है, आपको म्यूकेसा के अंदर, ओके, ऑफ द इंटेस्टाइन एंड एलिमेंट्री कैनाल्स। ये 2 जगह पे आपको ये चीजें आपको देखने के लिए मिलती है, ओके।
उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट मूव करो तो नेक्स्ट मूव करोगे तो यहाँ पे आपको ये फिफ्थ टाइप ऑफ यहाँ पे आपको दिखेगा एपिथेलियल टिश्यू का। ओके, और अगर हम लोग बात करें तो ये आपको बहुत ही पतला, यानी जिस तरह से आपका ये वाला था कॉलमुलर, ओके, कॉलमुलर एपिथेलियम। कॉलमुलर एपिथेलियम में कैसा होता है कि जो ये होते हैं तो कॉलम्स होते हैं, वो कॉलम्स थोड़े क्या होते हैं, मोटे होते हैं। ओके, लेकिन एज कंपेयर टू आपका सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, उसके अंदर जो आपको कॉलम दिखने के लिए मिलते हैं वो आपको थ्रेड लाइक या फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, और हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल द सीलिया ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। एंड इसके अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, जैसे अगर इसके फंक्शन की हम लोग बात करें तो इसका फंक्शन क्या है कि द सीलिया ऑफ द सरफेस ऑफ ciliated epithelium beat in the coordination wave, okay, which create a current that move fluid and the particles along the surface of the tissue. Okay, तो यहाँ पे जो मसल जो म्यूकस होता है एंड एयर फॉरवर्ड टू द कीप द एयर पैसेज फ्री। ओके, तो ये आपके एयर पैसेज को फ्री रखने का काम करता है जो सिलिएटेड एपिथेलियम है वो। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर उसका ये लोकेशन देखें तो लोकेशन आपको ये कहाँ पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, अगर इसके यहाँ पे अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चर के ऊपर तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिलिएटेड एपिथेलियम कैन बी क्लासिफाई एज द आइदर सूडोस्टेरल और द सिंपल डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ सेल। तो आपको अलग अलग टाइप के यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो सिलिएटेड एपिथेलियम है वो आपको हेयर लाइक प्रोसेस की तरह आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो सिक्स्थ वाला पॉइंट है क्यूबिडल एपिथेलियम। तो यहाँ पे अगर क्यूबिडल एपिथेलियम की बात करें तो यहाँ पे अगर आप चेक करो कि क्यूबिडल एपिथेलियम का जो स्ट्रक्चर है सेम यहाँ पे आपको कीबोर्ड की तरह दिख रहा है, यानी यहाँ पे आपको एक एक क्यूब दिख रहे हैं। ओके, और ये क्यूबिडल एपिथेलियम है, ये आपको कहाँ पे मिलता है ये आप यहाँ आसानी से बता सकते हो। ओके, और ये द टिश्यू इज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्यूब लाइक स्टेप ऑफ द सेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके जितने भी सेल्स है वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में है। ओके, इसके लिए इसको हम लोग क्यूबोइडल एपिथेलियम बोलते हैं। ओके, और इसके कुछ अगर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जैसे शेप हो गया, फंक्शन हो गया, टाइप हो गया, लोकेशन हो गया, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये मोस्टली ये फाउंड होता है किडनी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर। ओके, और ये सलाइवरी ग्लैंड के भी अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, उसके बाद सेकंड यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर है वो कॉलॉइडल स्ट्रक्चर है। ओके, और अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इसका जो फंक्शन है वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल फ्रॉम द यूरिन एंड सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। ओके, तो ये दो फंक्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, तो इस हिसाब से आपको ये जो पूरा एपिथेलियम और टिश्यू है वो आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, फिर भी अगर आपको इस टॉपिक के अंदर कोई डाउट है, ओके, तो आप यहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, और आप हमें टेलीग्राम पे भी जाके वहां पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट की तरह इसको खत्म करते हैं, और ये वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए इसके लिए हम लोग इसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए और हमें भी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, और साथ में जो आपका भी कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो आई होप आपको इतना जितना हमने पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से पसंद आया हो। ओके, तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर लो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू सो मच।